Assalamu alaikum viewers and welcome to my channel Study Law with Bushra. So in today's video we are going to discuss the topic of Section 41 of Transfer of Property Act 1882. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. Section 41 of TPA 1882. Section 41 basically deal करता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बाय ऑस्टेंसिबल ऑनर. अब ये नाम तो आपने बहुत सुना होगा ऑस्टेंसिबल ऑनर का. सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ये ऑस्टेंसिबल ऑनर कौन है. सबसे पहले तो ये जो वर्ड है ऑस्टेंसिबल, इसको हमने देखना है कि ये ऑस्टेंसिबल से क्या मुराद है. सो अगर हम इसका लिटरल मीनिंग निकालें तो ऑस्टेंसिबल सिंपली मीन्स समथिंग विच अपीयर्स टू बी ट्रू और समथिंग दैट अपीयर्स टू बी ट्रू. कोई भी ऐसी चीज जो दिखने में हमें ठीक लग रही है, यानी कि जो जाहिरन सही लग रही है, ट्रू लग रही है, यानी अपेरेंटली तो वो चीज सही है लेकिन इन रियल वो चीज जो दिखाई दे रही है वो सच नहीं है. अब जब हम ऑस्टेंसिबल ऑनर को पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये ऑस्टेंसिबल से क्या मुराद है. तो ऑस्टेंसिबल ऑनर कौन है? ऑस्टेंसिबल ऑनर इज अ पर्सन हु इज नॉट द रियल ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी. कोई भी ऐसा बंदा जो प्रॉपर्टी का रियल ऑनर नहीं है, असली मालिक नहीं है. अब जब वो असली मालिक नहीं है तो वो कौन है? He merely represents himself as the real owner to the third party. यानी कि वो किसी तीसरे बंदे के सामने खुद को प्रेजेंट इस तरह से कर रहा है जैसा कि वो रियल ऑनर है, प्रॉपर्टी का असली मालिक है. अब वो रिप्रेजेंट क्यों कर रहा है? बिकॉज ऑस्टेंसिबल ऑनर हैज ऑल द राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, प्लस हम कह सकते हैं कि उसको प्रॉपर्टी की पोजेशन भी मिली गई है. ऑल राइट्स ऑफ एनी ऑनरशिप इन द प्रॉपर्टी. अब उसके पास ये तमाम राइट्स हैं. ये तमाम राइट्स उसको कौन दे रहा है? थ्रू द एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड कॉन्सेंट ऑफ हिज रियल ऑनर. अब जो वो अपने आप को शो कर रहा है एज रियल ऑनर, वो क्यों शो कर रहा है? क्योंकि उसके रियल ऑनर की कॉन्सेंट शामिल है. सो सिंपली ऑस्टेंसिबल ऑनर कौन है? The person who is not the real owner but he present himself as the real owner because the real owner has given him all the rights and obligations, all rights of ownerships in the property. He acquires that right from the consent that is expressed and implied of his real owner. अब ये तो था ostensible owner की definition. अब सेक्शन 41 क्या कह रहा है? सो अगर हम बेयरक लैंग्वेज को देखें तो वेयर बाय कंसेंट एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड ऑफ अ पर्सन्स इंटरेस्ट इन इमूवेबल प्रॉपर्टी, अ पर्सन इज द ऑस्टेंसिबल ऑनर ऑफ सच प्रॉपर्टी एंड ट्रांसफर्स द सेम फॉर कंसिडरेशन. द ट्रांसफर शैल नॉट बी वॉइडेबल ऑन द ग्राउंड दैट ट्रांसफरर वॉज नॉट ऑथराइज्ड टू मेक इट. अब यहाँ एक प्रोविजन दी गई है. ट्रांसफरी after taking reasonable care to ascertain that the transferor had power to make such transfer, he acted in good faith. ये तो थी बेयरक लैंग्वेज. अब हमने देखना है कि ये क्या कह रहा है. एक्चुअली सेक्शन 41 किस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है. सो अगर हम देखें तो ये सेक्शन क्या कहता है कि अगर कोई बंदा प्रॉपर्टी की ट्रांसफ़र कर रहा है, कौन सी प्रॉपर्टी की? इमूवेबल प्रॉपर्टी की ट्रांसफर कर रहा है. कौन ट्रांसफर कर रहा है? वो बंदा जो इस प्रॉपर्टी का ऑस्टेंसिबल ऑनर है, वो इस प्रॉपर्टी की ट्रांसफर करता है विद कंसिडरेशन. तो ये जो ट्रांसफर है इसको इस बिना पर वॉइडेबल डिक्लेयर नहीं किया जाएगा कि ये जो बंदा है ये प्रॉपर्टी का रियल ऑनर नहीं है. सेक्शन 41 क्या कहता है कि ऑस्टेंसिबल ऑनर के तमाम एक्ट्स जो हैं वो रियल ऑनर की कॉन्सेंट के साथ होते हैं, चाहे एक्सप्रेस कॉन्सेंट हो या इम्प्लाइड कॉन्सेंट हो. सो ट्रांसफर हो जाने के बाद अब ये रियल ऑनर ये क्लेम नहीं कर सकता कि ये जो ऑस्टेंसिबल ऑनर ने प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया है
इसमें मेरी कॉन्सेंट शामिल नहीं है, यानी कि मुझे इसके बारे में किसी किस्म का कोई नॉलेज नहीं है। वो ये चीज़ ट्रांसफ़र होने के बाद क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि उसने ही ऑस्टेंसिबल ऑनर को तमाम राइट्स ऑफ ऑनरशिप ट्रांसफ़र किए हैं। अब यहाँ जो प्रोविजन की बात की थी वो किसके लिए थी? वो ट्रांसफरी के लिए थी, यानी जिसको प्रॉपर्टी बेची जा रही है। तो ये सेक्शन क्या कहते हैं कि ट्रांसफरी को भी इतना केयरफुल होना चाहिए था प्रॉपर्टी को बाय करते वक्त, यानी कि वो जो मैक्सिमम हमने सेल ऑफ गुड्स एक्ट में पढ़ा है कि बायर्स बी अवेयर, बायर को नॉलेज होना चाहिए, मुश्तरी बाश होशियार कि ये जो प्रॉपर्टी जो बंदा मुझे ट्रांसफर कर रहा है वो इसका रियल ऑनर है भी या नहीं। ये ट्रांसफरी के ऊपर आती है जिम्मेदारी। अब इसी को हम एक इलस्ट्रेशन के थ्रू समझते हैं, जिसके जरिए आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि ये ऑस्टेंसिबल ऑनर कौन है। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा है, वो यूएस में रहता है और उसकी प्रॉपर्टी है पाकिस्तान के अंदर। अब वो खुद आके तो पाकिस्तान के अंदर इस प्रॉपर्टी की देखभाल नहीं कर सकता, तो वो एक पर्सन है जो कि पाकिस्तान में रहता है, उसको अपॉइंट करता है कि वो प्रॉपर्टी की टेक केयर करे, यानी कि प्रॉपर्टी की जितनी भी मेंटेनेंस है, इस प्रॉपर्टी की जितनी भी टैक्स पेमेंट है, वो तमाम जिम्मेदारियां किसको दे देता है? वो बी को, कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितने भी मैटर्स हैं वो ये बी डील करेगा। अब यहाँ बी कौन हो गया? बी विल बी नाउ कंसिडर्ड एज ऑस्टेंसिबल ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी। अब ये ऑस्टेंसिबल ऑनर क्या करता है? फर्दर प्रॉपर्टी को सेल करता है। किसको सेल करता है? यानी कि लेट्स से एक बंदा है सी, वो इस सी को प्रॉपर्टी बेच देता है फॉर कंसिडरेशन, यानी वो कंसिडरेशन भी ले रहा है इस प्रॉपर्टी की। अब यहाँ ए आके ये क्लेम नहीं कर सकता कि ये जो इसने प्रॉपर्टी सी को ट्रांसफ़र की है इसमें मेरी कॉन्सेंट शामिल नहीं है, मुझे इस चीज़ का कोई नॉलेज नहीं है, क्योंकि ए ने तमाम राइट्स ऑफ ऑनरशिप बी को ट्रांसफर किए थे। अब बी की मर्जी है कि वो प्रॉपर्टी के साथ जो कुछ भी करे उसमें ए की कॉन्सेंट शामिल है। सो ये कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगी कि ये जो बी ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है सी को, इसका नॉलेज ए को था, ए की कॉन्सेंट शामिल थी, बिकॉज बी इज द ऑस्टेंसिबल ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी और वो प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है। और इस ट्रांसफर को हम इस बिना पर वॉइडेबल कंसिडर नहीं कर सकते कि ए ने कहा है कि मुझे नॉलेज नहीं है, बिकॉज बी ऑस्टेंसिबल ऑनर था, उसने प्रॉपर्टी सेल की। तो सेक्शन 41 में हमने पढ़ा था कि जो काम बी करेगा उस तमाम कामों में ए की कॉन्सेंट शामिल होगी, यानी कि रियल ऑनर की कॉन्सेंट शामिल होगी। यहाँ पर जो सी बंदा था जिसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर की गई है, उसको ये लगा कि बी प्रॉपर्टी का रियल ऑनर है और उसने गुड फेथ में काम किया है। अब ये जो सेक्शन 41 है, इसके थ्रू हम ऑस्टेंसिबल ऑनर की जो ट्रांसफर है उसके कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स निकाल देते हैं कि किन किन एसेंशियल्स का होना ज़रूरी है कि जब प्रॉपर्टी एक ऑस्टेंसिबल ऑनर ट्रांसफ़र करता है। सबसे पहला और मेन एसेंशियल क्या है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी शुड बी डन बाय एन ऑस्टेंसिबल ऑनर who इज नॉट द रियल ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी, कि जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है वो ऑस्टेंसिबल ऑनर होना चाहिए। सेकेंडली, ये जो ऑस्टेंसिबल ऑनर प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहा है, ये ट्रांसफर होनी चाहिए विद द एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड कॉन्सेंट ऑफ हिज रियल ऑनर, यानी कि रियल ऑनर की मर्जी शामिल होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरी और इम्पॉर्टेंट एसेंशियल क्या है इसका, कि जो ट्रांसफ़र है वो विद कंसिडरेशन होनी चाहिए। जो हमने पढ़ा था ना कि ट्रांसफ़र द सेम फॉर कंसिडरेशन, तो यहाँ ये कहता है कि जो ट्रांसफ़र है उसमें कंसिडरेशन का होना मस्ट है। फोर्थ एसेंशियल क्या कहता है कि ट्रांसफरी जिसको प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की जा रही है, ही शुड हैव टेकन रीजनेबल केयर। अब यहाँ जो हमने बात की है रीजनेबल केयर की, इस रीजनेबल केयर से क्या मुराद है? इस रीजनेबल केयर का मतलब है द अमाउंट ऑफ केयर दैट एन ऑर्डिनरी प्रूडेंट मैन वुड टेक लाइक ट्रांसफरी डिड, यानी कि एक ऑर्डिनरी प्रूडेंट पर्सन जितनी अमाउंट ऑफ केयर इस्तेमाल करता है, जितना वो प्रॉपर्टी को ख़रीदते हुए हर बात का ख्याल रखता है, उसी तरह ट्रांसफरी को भी इस प्रॉपर्टी के मुतालिक प्रॉपर इंक्वायरी करनी चाहिए थी, यानी उसकी रेवेन्यू डिटेल्स के बारे में, ओरिजिनल पेपर्स ऑफ द प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी से रिलेटेड तमाम रिपोर्ट देखनी चाहिए थी।
इन तमाम इसेंशियल्स का फुलफिल होना बहुत ज़रूरी है। सो ये थी हमारी आज की डिस्कशन सेक्शन 41 के ऊपर। आई होप कि आपको ये सेक्शन समझ में आया होगा अगर आपने वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स के ज़रिए मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।